हाँ बच्चों, तो अगला टॉपिक हमारे पास आज का है वो क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आज का टॉपिक पढ़ने से पहले हम देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है। तो हम देखते हैं कि बेसिकली हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीख लिया, पॉइंट चार्ज की वजह से भी सीख लिया और रेगुलर बॉडीज की वजह से भी सीख लिया। हमने इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना भी सीख लिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना भी सीख लिया, वर्क डन निकालना भी सीख लिया। अब जो नेक्स्ट बारी आती है बच्चों, वो किसकी आती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स वापस वही बात करते हैं हर टॉपिक पढ़ने से पहले, तो इस टॉपिक की नीड हमें क्यों पड़ी और वो टॉपिक हम पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि अभी तक हमने क्या किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देखा था और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने देखा था कि मान लीजिए आपके पास एक पॉइंट चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज क्या करेगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हर डायरेक्शन में क्या करेगा, रेडिएट करेगा, हर डायरेक्शन में यहाँ से रेडिएट करेगा ये पॉइंट चार्ज। ठीक है, अब आप ये तो बता सकते हो कि सर यहाँ से अगर मैं इस पॉइंट पी पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूँ, लेट्स सपोज ये पॉइंट पी प्लस चार्ज से कितने डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे है, तो हम इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से कैलकुलेट बड़े आराम से कर सकते हैं कूलम लॉ की हेल्प से। ठीक है, अगर मैं यहाँ पॉइंट चार्ज हटा के अगर मैं कोई रेगुलर बॉडी यहाँ पे रख दूँ, कोई डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी भी अगर यहाँ पे रख दूँ, तो भी मैं यहाँ पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बड़े आराम से निकाल लूंगा, क्योंकि यहाँ पे हर इस स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ठीक है, बट अगर मैं आपसे ये बोलूं कि सर बताओ बच्चों कि यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक सरफेस में यहाँ पे रख देता हूँ, क्या कर देता हूँ, एक सरफेस में यहाँ पे रख देता हूँ। अब आप मुझे ये बताइए कि सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा होगा, इस सरफेस को कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा होगा, इस सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा होगा, इस सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही होंगी, इस सरफेस को कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही होंगी। अगर मैं आपसे ये सवाल पूछ लूं तो हम अभी जितना हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे हम इसका आंसर देने की कंडीशन में नहीं है, बिकॉज हम ये बता सकते हैं कि किसी भी पॉइंट चार्ज से किसी भी डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी से पर्टिकुलर किसी डिस्टेंस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बट हम ये नहीं बता सकते अभी इस टाइम पर कि अगर मैं यहाँ पे कोई सरफेस रख दूँ किसी स्पेस में जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, वहाँ पे अगर मैं कोई सरफेस रख दूँ तो पर्टिकुलर उस सरफेस से उस एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगा या कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस सरफेस को क्रॉस करेंगी। तो बेसिकली अब जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ ही लिया है तो मेरे दिमाग में सवाल आया कि यहाँ पे अगर मैं एक सरफेस भी रख देता हूँ तो मुझे ये भी पता लगाना है कि उस सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास होना चाहिए। तो बेसिकली सिर्फ यही चीज जानने के लिए कि सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगा, या फिर हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं। कंपैरिजन कैसे है कि मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास एक चार्ज ये वाला है, ये मेरे पास चार्ज Q है और मैं यहाँ पे एक सरफेस ये रख देता हूँ और एक सरफेस में यहाँ पे ये रख देता हूँ, इस सरफेस 1 बोल दूँ, ये सरफेस 2 बोल दूँ। अब मैं आपसे यही पूछूं, बिकॉज ये पॉइंट जो चार्ज Q है ये तो हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड एमिट करेगा, तो इन्फिनिटी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से भी पास होंगी और इन्फिनिटी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से भी पास होंगी। बट अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ किससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी, किससे दोनों से इन्फिनिटी होगी, मैंने माना दोनों से इन्फिनिटी तो होंगी, बट इन्फिनिटी होने में भी किससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी। तो अगर मैं ये वाला सवाल भी पूछूं, कंपैरिजन भी अगर मैं करवाऊं, तो भी हम इस क्वेश्चन का आंसर देने की कंडीशन में अभी नहीं है। तो बेसिकली यही चीज जानने के लिए कि किसी सरफेस से अगर कोई आपके पास सरफेस एरिया, अगर कोई आपके पास एरिया कोई सरफेस किसी स्पेस में मौजूद है, तो पर्टिकुलर उससे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगा या कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसको क्रॉस करेंगी, या अगर मल्टीपल सरफेसेस मेरे पास हैं तो किस सरफेस से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगा, किस सरफेस से कम इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगा, किस सरफेस को ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगी, किस सरफेस को कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगी। यही सब जानने के लिए मुझे एक नई फिजिकल स्केलर क्वांटिटी को इवॉल्व करना पड़ा, एक नई फिजिकल स्केलर क्वांटिटी को मुझे इजाद करना पड़ा, एंड दैट फिजिकल स्केलर क्वांटिटी इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और वही स्केलर क्वांटिटी जो एक फिजिकल क्वांटिटी है, नई फिजिकल क्वांटिटी, उसी को बेटा हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम बोलते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जरूरत क्यों पड़ी वो चीज आपको समझ में आई होगी, बिकॉज फिजिक्स इज ऑल अबाउट क्या हमें नीड क्या पड़ी। फिजिक्स में होता कुछ भी नहीं है कि ये होता है वो होता है, फिर सारी फिजिक्स जो बनाई गई है वो इस वजह से बनाई गई है कि हमें किस चीज़ की नीड कब और क्यों पड़ी। जैसे जैसे हमें नीड होती गई वैसे हमने चीज़ें डेवलप करना स्टार्ट किया। तो आज हमें अगर फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जरूरत पड़ी इस इन चीज़ों के लिए, तो हमने एक नई फिजिकल क्वांटिटी बना दी, दैट फिजिकल क्वांटिटी इज नॉन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हम देखते हैं कि बेसिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या होती है। तो अगर यहां से डेफिनेशन लगते हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स
is a physical scalar quantity which is used to compare the number of electric field lines crossing any सरफेस यानी किसी भी सरफेस से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही होंगी उसी का कंपैरिजन करने के लिए हम एक फिजिकल स्केलर क्वांटिटी को इवॉल्व करते हैं एंड दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, हम इसको सीधे शब्दों में ये भी बोल सकते हैं कि इट इज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉसिंग एनी सरफेस। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉसिंग एनी सरफेस। ठीक है, कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड किसी सरफेस से पास होगा उसी को हम क्या बोल देते हैं, बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम बोल देते हैं। बट अब इससे हमें फायदा क्या है? इससे बेटा फायदा हमें ये है कि अगर मैं आपको बोलूं कि कोई सरफेस में हमारे पास है, लेट्स सपोज मैंने बोला एक सरफेस ये है और एक सरफेस मेरे पास ये है। अगर मैंने बोला कि आपके पास इससे जो फ्लक्स पास होगा मैंने बोल दिया φ1 है और इससे जो फ्लक्स पास होगा मैंने बोल दिया φ2 है, तो अगर मैंने आपको बोला कि φ1 इज ग्रेटर देन φ2, कि φ1 इज ग्रेटर देन φ2, इसका मतलब क्या होगा कि यहां से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी, यहां से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही होंगी। और क्योंकि φ2 कम है तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि यहां से लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही होंगी। यानी अगर मुझे ये पता है कि किसी सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्यादा है तो मैं ये बोल सकता हूं कि उस सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही होंगी वो भी कैसी होंगी, ज्यादा होंगी। तो यहां से मैं ये और क्या बोल सकता हूं, और हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने देखा था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा होगी तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यानी मैं यहां से ये भी लिख सकता हूं कि E1 इज ग्रेटर देन E2, यानी इस सरफेस से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहा होगा और इस सरफेस से कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही होंगी। आई होप मेरी इतनी बात आपको समझ में आई होगी। इस चीज को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, फ्लक्स को हम नीट क्यों पढ़ी, जैसे थर्मल फिजिक्स में हम एक क्वांटिटी की बात करते हैं, दैट इज टेम्परेचर। किसकी बात करते हैं, टेम्परेचर की। टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर की जरूरत हमें क्यों पड़ी, जब भी अगर दो बॉडीज मेरे पास है, मैंने बोला ये बॉडी गर्म है ये बॉडी ठंडी है, यानी इस बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है और इस बॉडी का टेम्परेचर कम है, तो इससे मुझे क्या समझ में आया कि अगर मैं इस बॉडी को छूंगा तो मुझे वो चीज गर्म ज्यादा लगेगी, और अगर मैं ठंडी ऑब्जेक्ट जो जस्ट बॉडी का टेम्परेचर कम है अगर मैं उसको टच करूंगा तो मुझे क्या है, कम गर्म लगेगी या बेसिकली ठंडी लगेगी। तो मुझे सेंसेशन प्रदान करने में वो चीज मुझे हेल्पफुल होती है, उसीलिए हम यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूज करते हैं। फ्लक्स ज्यादा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द सरफेस विल बी ग्रेटर। इतनी बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, अब जब हमने इतनी बात कर ही ली तो बेसिकली अब हम आगे देखते हैं इस फ्लक्स को डिफाइन कैसे किया जाए। इस फ्लक्स को डिफाइन कैसे किया जाए, क्योंकि हमने फ्लक्स ये तो बता दिया कि ऐसा होता है, बट कितना होगा और कैसे होगा वो बात अब हम करते हैं यहाँ पे आगे। तो मैंने बोला लेट्स सपोज यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है बच्चों, यहाँ पे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, यहाँ पे मैं दो सरफेसेस रखता हूँ, एक सरफेस मैंने ये रख दी, एक सरफेस मैंने ये रख दी, इसका एरिया देखो छोटा कम है। वहीं पे दूसरी सरफेस मैंने कुछ ये वाली रख दी, दूसरी सरफेस मैंने कुछ ये वाली रख दी। ठीक है, लेट्स सपोज सरफेस का एरिया A1 है, इस सरफेस का एरिया A2 है। तो आप यहाँ पे देखो, अगर इस सरफेस का एरिया जो छोटी वाली सरफेस है, अगर इस सरफेस का एरिया कम है तो इसे जो फील्ड लाइन क्रॉस कर रही होंगी वो भी कैसी होंगी, कम होगी, वो भी कैसी होगी, कम होगी। वहीं पे अगर इस सरफेस का एरिया ज्यादा है तो मैं बोल सकता हूं, मुझे दिख रहा है कि अगर सरफेस एरिया ज्यादा है तो ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इसको क्या करेंगी, क्रॉस करेंगी। हाँ या ना? ठीक है, तो यानी अगर सर एरिया ज्यादा होगा तो फील्ड लाइंस ज्यादा क्रॉस करेंगी तो फ्लक्स भी कैसा होगा, ज्यादा होगा। अगर एरिया कम होगा तो फील्ड लाइंस कम क्रॉस करेंगी तो फ्लक्स भी कैसा होगा, कम होगा। यानी मैं डायरेक्टली यहां से बोल सकता हूं कि आपके पास जो फ्लक्स होगा वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड करेगा, एरिया पे डिपेंड करेगा। यानी जो विद्युत फ्लक्स होगा वो किसके समानुपाती होगा, क्षेत्रफल के समानुपाती होगा। अगर क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो फ्लक्स भी ज्यादा होगा, क्षेत्रफल कम होगा तो फ्लक्स भी ज्यादा होगा, फ्लक्स भी कम होगा। तो यहां से मुझे एक संबंध तो मुझे मिल गया, एक रिलेशन मुझे मिल गया फ्लक्स और एरिया का। हम आगे चलते हैं।
अगले केस में मैं क्या लेता हूँ, अगले केस में मैं लेता हूँ, हम सारी बातें इसलिए कर रहे हैं कि फ्लक्स कैसे बना। मैं आपको बिल्कुल वो नहीं बता रहा हूँ कि बुकिश लैंग्वेज की तरह कि ये होता है, वो होता है, ये होता है। हम सारी चीज बिल्कुल उस तरह से पढ़ रहे हैं कि हाँ कैसे चीजें बनी, कैसे हम फ्लक्स को हमने डिफाइन किया। अब आगे चलते हैं। अब मैंने क्या किया, इस फील्ड को कुछ इस तरह से बनाया। अब मैंने यहाँ पे जो फील्ड लिया है वो फील्ड मैंने कुछ इस तरह से ले लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब मैं यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट रखता हूँ, बट अब मैं यहाँ पे चेंज क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैं जो ऑब्जेक्ट रख रहा हूँ वो ऑब्जेक्ट में सेम एरिया का रख रहा हूँ। जो मैं यहाँ ऑब्जेक्ट रख रहा हूँ वो ऑब्जेक्ट कैसे रख रहा हूँ बेटा, बिल्कुल सेम एरिया की रख रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने सेम एरिया की दो ऑब्जेक्ट्स रखी। तो जब मैंने सेम एरिया की दो ऑब्जेक्ट्स रखी तो आप यहाँ पे देखो, क्योंकि यहाँ पे एरिया दोनों का सेम है, लेकिन यहाँ से क्योंकि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज्यादा है तो यहाँ से ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है, और यहाँ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कम है तो कम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को यहाँ पे क्रॉस कर रही हैं। और हमें पता है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में देखा था कि अगर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज्यादा होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा होगी, इनका घनत्व अगर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है, जो उसकी क्षमता है, जो उसकी शक्ति है, वो भी कैसी होगी, ज्यादा होगी। हाँ या ना? तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो संख्या है अगर वो ज्यादा होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या ज्यादा होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी कैसा होगा, ज्यादा होगा। तो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो क्षमता है, शक्ति है, अगर वो कम होगी तो कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे सरफेस को, इस सतह को क्रॉस करेंगी। तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि किसी सरफेस से जो गुजरने वाला फ्लक्स होगा बच्चों, वो किस पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर भी निर्भर करेगा। क्यों? क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर ज्यादा होगी तो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वहां होंगी। बिकॉज हमें पता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस पे निर्भर करती है, विद्युत रेखाओं की घनत्व पे निर्भर करती है। अगर घनत्व ज्यादा होगा इसका मतलब वहां पे रेखाएं ज्यादा होंगी, तो वहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कैसी होगी, ज्यादा होगी। जैसे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे घनत्व ज्यादा है तो रेखाएं ज्यादा है, तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगी, ज्यादा होगी तो फ्लक्स भी कैसा होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ से एक दूसरा रिलेशन मुझे मिल गया। अगर मैं इसको इक्वेशन 1 बोल दूं, इसको मैं इक्वेशन 2 बोल देता हूं। नेक्स्ट में बात करता हूं इक्वेशन नंबर 3। इलेक्ट्रिक फील्ड में वापस यूनिफॉर्म लेता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड में वापस यूनिफॉर्म लेता हूं, बट इस बार मैं जो ऑब्जेक्ट यहां पे ले रहा हूं, जो सरफेस में यहां पे ले रहा हूं, वो मैं कुछ इस तरह से लेता हूं, बिल्कुल टिल्टेड वाली। यहाँ पे मैंने जो ऑब्जेक्ट ली, सरफेस ली है, वो आप दिख रहा होगा आपको, एक टिल्टेड सरफेस मैंने यहाँ पे ली है। अब जब मैंने टिल्टेड सरफेस यहाँ पे ली है तो अब देखो एरिया उसका सेम ही है। आप एक कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे भी ले लो, ये ऑब्जेक्ट आप एक आपके सेम एरिया की ऑब्जेक्ट यहाँ पे भी ले लो। ये मैंने दो सरफेसेस यहाँ पे ली, दो सरफेसेस मैंने यहाँ पे ली, ठीक है। इन दोनों सरफेसेस का एरिया कैसा है, सेम है, लेकिन अब इन दोनों सरफेसेस से गुजरने वाली जो फील्ड लाइंस होंगी वो सेम नहीं होंगी। क्यों? बिकॉज यहाँ पे सिर्फ सरफेस एरिया ही इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही इंपॉर्टेंट नहीं है, या इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ मैग्नीट्यूड ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उसका सरफेस का ओरिएंटेशन भी इंपॉर्टेंट है कि वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में किस तरह से रखी हुई है। अगर वो इस तरह से रखी हुई होगी तो ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस वहां से गुजरेंगी, और अगर वो कुछ इस तरह टिल्टेड रखी होंगी तो कम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस वहां से पास होंगी। इसका ओरिएंटेशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना सरफेस एरिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अगर इस डायग्राम को अगर आप यहाँ से गौर से देखोगे बेटा, तो ये पूरा एरिया मेरे काम का नहीं है। यहाँ पे जिस सरफेस का पूरा एरिया है ये मेरे काम का नहीं है, मेरे काम का सिर्फ ये वाला प्रोजेक्शन है, इसका सिर्फ ये वाला पार्ट है, ये वर्टिकल पार्ट मेरे काम का है जो इसके परपेंडिकुलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सिर्फ इसी प्रोजेक्शन को यहाँ पे क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है। तो मेरे काम का जो यहाँ पे जो एरिया होगा वो यही एरिया यहाँ पे होगा। अगर इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा बड़ा बनाऊं तो आप देखो यहाँ पे सरफेस मेरे पास ये है, तो इस सरफेस का अब यहाँ पे एरिया वेक्टर को मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। किसको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ? एरिया वेक्टर को, क्योंकि यहाँ पे मुझे एरिया के डायरेक्शन की मुझे जरूरत पड़ी है, और जब एरिया के डायरेक्शन की मुझे जरूरत पड़ी तो मैंने एरिया वेक्टर को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने बोला कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ ऐसा है। तो अगर मैंने बोला कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो कितना है, थीटा है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जो इलेक्ट्रिक एरिया वेक्टर हमने बनाया है, एरिया के डायरेक्शन के लिए बनाया है, तो इस एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है, इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है वो किस तरफ होती है, इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल। किस तरफ होती है? इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल। तो हम लिख सकते हैं एरिया वेक्टर
is in the direction of normal to the surface, to the surface। या बेसिकली हम ये भी बोल सकते हैं परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स टू द सरफेस, परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स टू द सरफेस। ठीक है, तो अगर एरिया वेक्टर ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, और मैंने बोला कि यहाँ पे इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है, अब ज्योमेट्री यहाँ से देखना, अगर ये एंगल थीटा है तो क्या ये वाला एंगल भी थीटा होगा? अरे हाँ या ना? अगर ये एंगल थीटा है तो बेसिकली ये वाला एंगल भी थीटा होगा। और मुझे क्या चाहिए कि जो सरफेस एरिया ए है, इस सरफेस का मुझे ये वाला प्रोजेक्शन चाहिए, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इसी को क्रॉस कर रहा होगा। तो अगर मैं यहाँ से इसका कंपोनेंट लूँ, कंपोनेंट लेना हमने वेक्टर्स में सीखा था, अगर मैं इसका ये वाला कंपोनेंट लेता हूँ तो बच्चों ये वाला कंपोनेंट मेरे पास जो होगा वो क्या होगा? ए कॉस थीटा होगा। क्या होगा? ए कॉस थीटा। यानी मेरे पास पूरा एरिया यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इस एरिया का ये वो वाला प्रोजेक्शन इंपॉर्टेंट है जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कर रही है? कट कर रही है। वो कंपोनेंट कौन सा है? कॉस थीटा। यानी यहाँ से मुझे मेरे मतलब का तीसरा रिलेशन मुझे मिला। वो तीसरा रिलेशन क्या है? फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा एंड दैट इज रिलेशन नंबर 3। अब ये तीनों रिलेशन जब मेरे पास आ गए तो यहां से मैं लिख सकता हूं फ्रॉम 1, 2 एंड 3 जो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई ए कॉस थीटा। अरे हाँ या ना? जवाब दो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई ए कॉस थीटा। यहाँ पे प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आएगा बट वो हमारे मतलब का नहीं है, तो बेसिकली उसको हटा के 1 रख देते हैं, तो वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी? ई ए कॉस थीटा। अरे हाँ या ना? अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसी वेक्टर क्वांटिटी, और हमने हमारे मतलब के लिए एरिया को डिफाइन करके वेक्टर क्वांटिटी बनाया है, तो एरिया भी कैसी है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इन दोनों के साथ क्या आ रहा है? कॉस थीटा। और हमने वेक्टर्स में देखा था दो वेक्टर्स क्वांटिटी है, और अगर कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो क्या कहलाता है? उनका डॉट प्रोडक्ट। तो यानी यहाँ पे भी क्या ये जो वैल्यू है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होगी? तो क्या इसी चीज को मैं क्या ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या? ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अरे हाँ या ना? क्या बात समझ में आई क्या? ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अच्छा, अगर मान लो ये तो मेरे पे जब यूनिफॉर्म की बात हुई, मान लो अगर मेरे पास जो सरफेस एरिया है या मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर वो नॉन यूनिफॉर्म होगा, तो उस कंडीशन में मुझे अगर इंटीग्रेशन करके निकालना हुआ तो ऐसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या? ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए। तो यही चीज बेटा मेरे पास क्या हुई? तो फाइनली जो कंक्लूजन अभी तक के सारे रामायण का निकलता है वो ये निकलता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो परिभाषा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन हमारे पास क्या होती है? ई ए कॉस थीटा या ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर होती है। क्या होती है? ई ए कॉस थीटा ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक कितने डेफिनेशन होगी यहाँ पे? ई ए कॉस थीटा ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि थीटा की वैल्यू इफ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। अच्छा, यहाँ पे डिफाइन करना बहुत जरूरी है बच्चों, जो थीटा है वो थीटा किस किस के बीच में है? तो यहाँ पे जो थीटा है, थीटा किस किस के बीच में है? एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर किस किस के बीच में है? इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसको मैं पूरा ही लिख देता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। इस बात का ध्यान देना बेटा कि जो एंगल है, जो थीटा एंगल है वो किसके बीच में है? इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में और एरिया वेक्टर के बीच में है। इट इज नॉट बिटवीन सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। थीटा इज नॉट बिटवीन, बिकॉज सबसे ज्यादा मिस्टेक आप लोग जो करते हो यहीं पे करते हो। थीटा इज नॉट बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस। क्लियर है क्या इतनी बात? इस चीज का हमें यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे मैं इफ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, यानी कि थीटा में मैं 0 डिग्री ले लेता हूँ, इसका मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, यानी आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी इस डायरेक्शन में होगा और जो एरिया वेक्टर होगा वो भी इस डायरेक्शन में होगा। तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 0 डिग्री। तो क्या यहाँ पे जो फाई की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? ई डॉट ए होगी, और यही वैल्यू हमारे पास फाई की क्या हो जाएगी? मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, वहीं पे अगर मैं थीटा इक्वल्स टू
90 डिग्री में यहाँ पे ले लेता हूँ, कितना ले लेता हूँ, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री ले लेता हूँ, तो यहाँ पे जो कॉस थीटा होगा वो कितना हो जाएगा मेरे पास, 0 हो जाएगा। अगर मैं इसको देखता हूँ तो देखो, अगर सरफेस मेरे पास ये है, अगर सरफेस मेरे पास कुछ ये है, ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास ये है, जैसे अगर यहाँ पे देखो आप, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पे ये बनाता हूँ, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये हो गया। अगर मैं सरफेस को कुछ यहाँ पे कुछ ऐसे रख देता हूँ, अगर सरफेस को मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से रख देता हूँ, तो इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा। अरे हाँ यार, ठीक है, यानी आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है और सरफेस को मैंने इधर रख दिया, तो सरफेस का एरिया वेक्टर किधर होगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स, तो एरिया वेक्टर तो इधर हुआ और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हुआ, तो एंगल कितना हुआ दोनों में, 90 डिग्री का। और जब दोनों में एंगल 90 डिग्री का हुआ तो आप देखो कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस सरफेस को क्रॉस कर रही है क्या, नहीं कर रही है। जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस को क्रॉस नहीं कर रही है तो बेसिकली इस सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, 0 होगा। तो हमने फिजिकली भी ये देख लिया और मैथमेटिकली तो यहाँ से इक्वेशन हमें दे ही देगी कि cos थीटा 0 हो जाएगा, तो फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी। यानी अगर मैक्सिमम फ्लक्स मुझे चाहिए तो मुझे सरफेस को कैसे रखना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखना पड़ेगा, ताकि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसको क्रॉस कर सके। क्लियर है इतनी बात, ठीक है, थैंक यू।